दोस्तों ये है 20वीं शताब्दी का भारत, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में थे और भारत के अखंड हिस्से थे। पर इंडिया के ईस्ट में बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, हमेशा से इंडिया का हिस्सा नहीं था। एक समय था जब मणिपुर और असम म्यांमार का हिस्सा बन चुका था। पर मुख्य बात यह है कि आज़ादी के बाद बर्मा क्यों इंडिया का हिस्सा नहीं बना और क्या चीज़ें इंडिया को बर्मा से अलग करती हैं। इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए म्यांमार की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या है म्यांमार का इतिहास। दोस्तों, म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, का इतिहास लगभग 13,000 साल पुराना है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ के शुरुआती निवासी तिब्बतो बर्मन भाषी लोग थे, जिन्होंने पियू शहर की स्थापना की और ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद लगभग 9वीं शताब्दी की शुरुआत में अपर इरावती वैली में बामर नाम का एक और ग्रुप म्यांमार में एंटर होता है, जिन्होंने पागन किंगडम की स्थापना की, जो 1044 से 1297 तक रहा। बामर लोगों ने इरावती वैली और आसपास के सभी छोटे साम्राज्यों को अपने साथ जोड़ लिया, जिसके बाद बर्मी भाषा और बर्मा कल्चर ने धीरे धीरे पियू लोगों के कल्चर को अपने कल्चर से रिप्लेस कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, पर सन 1287 में पहले मंगोल इन्वेजन के बाद बर्मा में कई छोटे किंगडम उभर के आए, जिन्होंने बर्मा पर राज किया, जिनमें हांथावाड़ी किंगडम और मारुक्यू प्रमुख शक्तियाँ थीं। अब दोस्तों, 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी में टांग डायनेस्टी पूरे बर्मा को यूनिफाई कर साउथ ईस्ट एशिया में हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर की स्थापना करती है, जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। टांग राजाओं ने कई प्रमुख प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की स्थापना की, जिसने 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक छोटे पीसफुल राज्य को जन्म दिया। दोस्तों, टांग डायनेस्टी के बाद 18वीं शताब्दी के मध्य कोनबांग डायनेस्टी पावर में आती है, जो टांग डायनेस्टी के रिफॉर्म्स को कंटिन्यू रखती है और एशिया में सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से एक की नींव रखती है। इसी दौरान बर्मा में सिविल वॉर भी चल रहा था। इस बात का फ़ायदा उठाकर थाईलैंड के अयुत्या किंगडम ने तनिनथारी कोस्ट को ऑक्युपाई कर अपने अंडर ले लिया। पर सिविल वॉर ख़त्म होते ही बर्मा का कोनबांग डायनेस्टी वापस लड़कर अयुत्या किंगडम को हरा देता है। पर चाइना की क्वीन डायनेस्टी के लगातार बर्मा पर इन्वेजन करने की वजह से बर्मा पूरी तरह से सियाम, जो आज के टाइम पर थाईलैंड है, को अपने अधीन नहीं ला पाता है। इसी दौरान जब बर्मा चाइना के क्विंग डायनेस्टी के साथ जंग में प्री ऑक्युपाई था, सियाम वापस लड़कर अपनी खोई हुई ज़मीन बर्मा से वापस ले लेता है और साथ में लान ना नाम की जगह को भी अपने अधीन ले लेता है, जिस पर बर्मा का 2 सदियों से राज था। ये युद्ध पूरी सदी चलता रहता है और आखिर में दोनों शांति समझौते के तहत एक दूसरे की टेरिटरी वापस कर देते हैं। अब दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में बर्मा के राजा बोड़ापाया बनते हैं, जिनकी विस्तारवादी सोच थी। पर चाइना और थाईलैंड के डर से वो वेस्ट में यानी कि इंडिया की तरफ एक्सपेंड करने की सोचता है और ब्रिटिश इंडिया के मणिपुर और असम को इन्वेड कर अपने अधीन ले लेता है, जिसके बाद फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होती है, जो 1824 से 1826 तक चलती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया जीत जाता है। उसके बाद 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया आसानी से जीतकर बर्मा का एक बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लेता है। अब दोस्तों, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद किंग मिडोन बर्मा का राजा बनता है, जो बर्मा की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया बर्मा पर फ्रांसीसी इन्वेजन के डर से सन 1885 में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में पूरे बर्मा पर कब्जा कर लेता है और बर्मा के अंतिम राजा किंग थिबाब और उनके परिवार को भारत में निर्वासन के लिए भेज देता है।
तीसरे एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद बर्मा को इंडिया के साथ जोड़कर रंगून को बर्मा की राजधानी बना दिया जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने बर्मा का पूरा ट्रेडिशनल कल्चर अल्टर कर बर्बाद कर दिया, जैसे उन्होंने भारत के साथ किया। दोस्तों, बर्मा को इंडिया में मिलाने के बाद बर्मीज नेशनलिस्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया, जिस कारण ब्रिटिश इंडिया ने सन 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग करके उसे अलग स्टेट बना दिया। अब दोस्तों, सन 1939 में वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत होती है, जिसमें जापान बर्मा पर कब्जा कर लेता है और वहाँ एक अस्थायी सरकार का गठन करता है। लेकिन 1945 में बर्मा नेशनल आर्मी जापान के खिलाफ विद्रोह कर मित्र देश के साथ जुड़ जाती है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, जापान के वर्ल्ड वॉर II में हार के बाद बर्मा में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1947 में वहाँ के दिग्गज नेता आंग सांग और उनके मंत्रिमंडल की हत्या कर दी जाती है। पर थाकिन लू 1948 में बर्मा को इंडिपेंडेंस दिला देते हैं और बर्मा कॉमनवेल्थ का हिस्सा ना बनने का विकल्प चुनता है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ देश वो देश होते हैं जिन पर कभी ब्रिटिश राज था, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं। होप आपको समझ आ चुका होगा, बर्मा का कल्चर हमसे काफ़ी अलग है और हिस्टोरिकली भी वो हमारे से काफ़ी अलग थे, इसलिए बर्मा इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो बेझिझक कमेंट करें। आई विल बी हैप्पी टू इम्प्रूव। सो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।